दोस्तों अगर आपको याद हो आप जब स्कूल में थे तो हर एक एग्ज़ाम के बाद आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी और उसके बाद वहाँ पे आपका रिपोर्ट कार्ड शो किया जाता था और उसके बाद क्या होता था ये आपको बहुत अच्छे से पता है। बट आज के इस वीडियो में मैं आपके रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं करने वाला हूँ। हम यहाँ पे आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के रिपोर्ट कार्ड के बारे में। म्यूचुअल फंड का रिपोर्ट कार्ड क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है और आखिरकार ये म्यूचुअल फंड का रिपोर्ट कार्ड है क्या और हमें किस तरीके से इससे हेल्प मिलने वाली है। देखिए जब भी म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं तो देखिए सारे ही लोग उसके रिटर्न्स के ऊपर, एक्सपेंस रेशियोज़ के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं और सोचते हैं ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि उनकी इन्वेस्टमेंट लाइफ लॉन्ग यहाँ पे चलने वाली है, जिसका इम्पैक्ट उनको आज नहीं दिखेगा, आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद यहाँ पे इनका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखेगा। तो उस म्यूचुअल फंड के पास्ट ईयर के रिपोर्ट कार्ड को अगर आप उसको आप अच्छे से चेक कर लो तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस म्यूचुअल फंड की क्या परफॉर्मेंस है। जिस तरीके से आप एक बच्चे के रिपोर्ट कार्ड को देखने के बाद ये बता देते हो कि वो किस सब्जेक्ट में कमजोर है, किस सब्जेक्ट में अच्छा है और ओवरऑल इसकी पर्सनैलिटी, एजुकेशन किस तरीके की है, तो म्यूचुअल फंड का वो रिपोर्ट कार्ड आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में और आपके लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ढूंढने में। म्यूचुअल फंड का रिपोर्ट कार्ड को मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे उसकी फैक्ट शीट से रिलेटेड, बिकॉज म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये फैक्ट शीट होती क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं इस फैक्ट शीट को, एग्जाम्पल के साथ, लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कैसे आपको फैक्ट शीट रीड करना है, फैक्ट शीट की इंपॉर्टेंस क्या होती है म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में या फिर इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन में, और आप अगर फैक्ट शीट को रीड करोगे तो कैसे रीड करोगे। इस वीडियो में डिटेल में हम सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड की जो फैक्ट शीट होती है वो एक डिटेल्ड ब्रेक डाउन होता है उस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी चीज़ों का, उसकी बेसिक डिटेल्स, उसकी एडवांस डिटेल, उसका पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, उसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, उसका एनएवी, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्ड ब्रेक डाउन यहाँ पे होता है। और हर एक एएमसी अपने एक फंड की जो यहाँ पे फैक्ट शीट होती है उसको मंथली बेसिस पे रिलीज करती है, जो कि फुल्ली अपडेटेड होती है। आज इस वीडियो में हम उसी को डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं और आपको भी एनालिसिस करना सिखाने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज अगर आप किसी भी रैंडम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आप उसको डीमेट अकाउंट से अगर आप उसको एनालाइज करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत लिमिटेड एंड बेसिक्स यहाँ पे डिटेल मिलेंगी, बट फैक्ट शीट के अंदर आपका डिटेल्ड ब्रेकडाउन होता है तो आपको एनालाइज करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलने वाली है। ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बातों के अंदर, डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, एक एग्जाम्पल से आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप किसी भी कंपनी की फैक्ट शीट को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो एंड उसको एनालाइज कर सकते हो। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, अगर आपको किसी भी फैक्ट शीट को एनालाइज करना है तो डेफिनेटली आपके पास फैक्ट शीट होनी चाहिए। तो वो फैक्ट शीट आप निकालोगे कैसे, इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यही है कि आपको किसी भी म्यूचुअल फंड की अगर फैक्ट शीट चाहिए, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक एएमसी है, उसका एबीसी लार्ज कैप एक म्यूचुअल फंड है, आपको उसकी फैक्ट शीट चाहिए। आप गूगल पे जाओ, सीधा सर्च करो एबीसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट, लेटेस्ट फैक्ट शीट, तो आपको उसका जो लेटेस्ट फैक्ट शीट है वो यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें दूसरा क्या तरीका है, लेट एग्जांपल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो एएमसी है, उसका आपको फैक्ट शीट चाहिए किसी फंड का, उसकी कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, उसका फंड यहाँ पे शो करेगा, उस फंड के अंदर क्लिक करके अंदर जाओगे, आपको फैक्ट शीट डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। बेसिक सा सबसे आसान ऑप्शन यही है कि आप डायरेक्टली जाओ यहाँ पे, गूगल पे सर्च करो, आपको फैक्ट शीट मिल जाएगी। सो अभी आपके स्क्रीन पर एक फैक्ट शीट ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ पे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की फैक्ट शीट यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैंने यहाँ पे इस फैक्ट शीट को ओपन किया हुआ है तो आप इस फैक्ट शीट के बेसिस पे आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप म्यूचुअल फंड एनालाइज करके इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस की वजह से मैंने फैक्ट शीट यहाँ पे ओपन करी हुई है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, इस फैक्ट शीट को बाय वन ब्रेक करें और समझें कि फैक्ट शीट को कैसे आपको रीड करना है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में, आप मेरे ऊपर ध्यान मत दो, मैंने स्क्रीन को उस टाइप से एडजस्ट कर रखा है कि आपको ये फैक्ट शीट फुल्ली विजिबल हो ताकि आप उस चीज़ को समझ पाओ।
यहाँ पे अगर आप लेफ्ट कॉर्नर से यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम मिल जाएगा निपॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। इसके बाद यहाँ पे देख कैटेगरी दिख जाएगी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की, डिटेल ऑफ एज ऑन सितंबर 30, 2025। मतलब इस पूरी फैक्ट शीट के अंदर जो भी देखिए डिटेल्स आपको मिल रही हैं, ये फैक्ट शीट जो 30 सितंबर को डाउनलोड करी गई है उसके बेसिस पे है। इसके बाद जो भी मार्केट के अंदर मूवमेंट्स आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, बिकॉज मैंने आपको बताया था ये मंथली यहाँ पे फैक्ट शीट यहाँ पे रिलीज होती है। टाइप्स ऑफ स्कीम के यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो लिखा है एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप स्टॉक। मतलब ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब वो होता है कि इस स्कीम में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि यहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, कभी भी आप चाहो तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओगे। नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा करंट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, मतलब ये जो फंड है, जो इसके फंड मैनेजर्स हैं, उनको क्या फिलॉसफी यहाँ पे दी गई है इस फंड को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इसकी डिटेल्स यहाँ पे सारी आपको दिख जाएंगी। दिस इज अ लार्ज कैप फंड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक टॉप 100 कंपनीज, बिकॉज लार्ज कैप फंड है तो टॉप 100 कंपनीज में ये इन्वेस्ट करेगा, तो ऐसी कुछ इनकी फिलॉसफी है। इसको आप एक बार पढ़ोगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसकी फिलॉसफी क्या है। डेट ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो यहाँ पे 8 अगस्त 2007 का यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ था इस म्यूचुअल फंड पे। नीचे यहाँ पे आपको फंड मैनेजर्स मिल जाएंगे कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना पैसा जिसको दे रहे हो, आखिर वो कितना एक्सपीरियंस है, कौन उसको इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फंड मैनेजर आप देख सकते हो शैलेश राजभान, मैनेजिंग सिंस अगस्त 2007, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, टोटल एक्सपीरियंस 29 ईयर्स का है। आपको बाकी जो फंड मैनेजर्स हैं उनकी भी डिटेल मिल जाएगी। इसके साथ ही नीचे आपको देखने को मिलेगा एमफी टियर 1 बेंचमार्क BSE 100 TRI। अब इसका मतलब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये TRI का क्या मतलब होता है। अब BSE 100 से तो आप समझ गए होंगे कि BSE के अंदर जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसमें ये इन्वेस्ट करता है, बट ये TRI का मतलब होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब जैसे एग्जांपल आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर आप निफ्टी 50 का एग्जांपल ले लो तो निफ्टी 50 की जो वैल्यू आपको दिखती है यहाँ पे, जो आप गूगल करोगे या फिर जो डीमेट्स के अंदर दिखती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो टॉप 50 कंपनीज हैं, करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा होगा उनका टोटल अगर आप करोगे तो निफ्टी की वैल्यू आ जाएगी। बट व्हाट अबाउट यहाँ पे डिविडेंड्स, अगर आप डिविडेंड को यहाँ पे इंक्लूड कर देते हो तो वो टोटल रिटर्न इंडेक्स बन जाता है। लेट एग्जांपल किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज खरीद रखी हैं, तो कंपनीज भी तो डिविडेंड दे रही हैं, तो वो डिविडेंड जब ऐड कर दिया जाता है तो वो रिटर्न यहाँ पे बेंचमार्क से ऊपर उठ जाता है, बिकॉज वो करंट मार्केट कैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है कैलकुलेशन हुई रहती है। तो यहाँ पे डिविडेंड ऐड करने के बाद जो यहाँ पे टोटल यहाँ पे आता है वो होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो बेंचमार्क है इसका वो BSE 100 TRI है। फंड साइज की बात करें तो यहाँ पे मंथली एवरेज 46,568 करोड़ रुपीस का है। मंथ एंड की बात करें तो 48,463.11 करोड़ रुपीस का यहाँ पे टोटल फंड साइज है। NAV एज ऑन सितंबर 30, 2025, तो करंट टाइम पे जिस टाइम पे फैक्ट शीट निकाली गई है उस टाइम पे NAV क्या चल रही है। अब यहाँ पे आपने जर्नली देखा होगा, आपको अगर म्यूचुअल फंड की NAV देखनी होती है तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड सर्च करोगे और उसकी NAV आपको मिल जाएगी। बट यहाँ पे ये मल्टीपल्स NAV जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, हो सकता है आपको इनको समझने में कन्फ्यूजन हो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ग्रोथ प्लान की NAV दिख रही है आपको 90 रुपीज़ की। वहाँ पे नीचे IDCW प्लान की NAV 27 रुपीज़ की दिख रही है। मतलब सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सेम AMC, सेम म्यूचुअल फंड, सब कुछ सेम बेंचमार्क। इसके बाद भी आपका जो NAV है वो ग्रोथ प्लान का 90 रुपीज़ है और IDCW का यहाँ पे 27 रुपीज़ है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ पे जो 27 रुपीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट है, हम इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। बट देखिए होता क्या है, जो ग्रोथ प्लान होता है उसके अंदर डिविडेंड कैलकुलेट होता रहता है। तो सेम वही चीज़ है, मैंने TRI वाला आपको बताया, डिविडेंड कैलकुलेट होता है और उसके बेसिस पे यहाँ पे NAV बनती है। IDCW के अंदर क्या होता है, जो भी डिविडेंड है वो यहाँ पे इन्वेस्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसके बाद NAV कैलकुलेट होती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो NAV अमाउंट है कम होता है। बोनस ऑप्शन सेम टू सेम, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, डायरेक्ट ICW प्लान, बोनस ऑप्शन, ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से NAV देखने को मिल जाएंगी। तो NAV को आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से NAV यहाँ पे डिसाइड होती है। अब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन देखने को मिल रहा है, वो है 11.71%। अब अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे हो तो जनरली आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ा होगा स्टैटिक्स के अंदर। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, अब बहुत सिंपल टर्म्स के अंदर मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 11.71% है तो ये प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे जो ये फंड है या तो 11.7% ऊपर चला जाएगा या तो 11.71% नीचे चला जाएगा। इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि यहाँ पे जो फंड है वो किस तरीके से कितनी वॉलेटिलिटी को यहाँ पे मेजर कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन फ्यूचर ये फंड कितना ऊपर या आप या डाउन हो सकता है। बीटा यहाँ पे 0.91 का है। बीटा सिर्फ आपका यहाँ पे रिस्क मेजर यहाँ पे इंडिकेटर है, तो 1 से कम जितना भी बीटा है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फंड माना जाता है। अगर फंड एक का बीटा 1 से ऊपर चला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिस्की फंड माना जाता है, बट उसके कंपैरिजन में अगर उसने रिटर्न अच्छे दे दिए तो वो फंड वो भी अच्छा हो सकता है। बट यहाँ पे इसका जो बीटा है वो 1 से कम है तो यहाँ पे रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है। शार्प रेशियो देखोगे 1.13 का है। अब शार्प रेशियो हमें क्या बताता है, शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि आपने जितना एक्स्ट्रा रिस्क यहाँ पे लिया हुआ है उसके कंपैरिजन में आपको कितना रिटर्न यहाँ पे इस फंड मैनेजर ने बना के दिया है। तो बेसिकली जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होगा वो फंड उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। डिटेल्स में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लोग भी देखेंगे नहीं। यहाँ पे अगर आप लोड स्ट्रक्चर को देखोगे, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो को हमने मिस कर दिया है। एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो कि डायरेक्ट प्लान अगर आपने लिया है तो कितने % का लगेगा, रेगुलर प्लान आपने लिया है तो कितने % का लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप बड़े आसानी से यहाँ पे इस फैक्ट शीट के अंदर देख पाओगे। बाकी यहाँ पे लोड स्ट्रक्चर में एग्जिट लोड और एंट्री लोड आपको मिल जाएगा। एंट्री लोड आपको पता होगा म्यूचुअल फंड के अंदर जनरली अभी नहीं लगता है। एग्जिट लोड यहाँ पे 1% का लगता है अगर आप मिनिमम टेन्योर से अगर आप कम ही विड्रॉल कर देते हो। जनरली 7 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 1 ईयर, ऐसे कुछ अलग अलग फंड्स के यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो होते हैं। इसके बाद ये तो सारी इसकी बेसिक डिटेल्स हो गई। अब हम यहाँ पे अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर इसका मिल जाएगा कि किस कंपनी के अंदर कितने % की होल्डिंग इस म्यूचुअल फंड की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्रीकल्चर एंड फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स के अंदर कितनी होल्डिंग है, ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर कितनी होल्डिंग है, ऑटोमोबाइल के अंदर कितनी है, बैंक्स के अंदर कितनी है, सीमेंट के अंदर कितनी है, कंस्ट्रक्शन हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल, आपका बहुत सारे यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इससे आपको एक आइडिया लग पाएगा कि आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो पा रहा है। ये सारे डिस्क्लोजर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप 10,000 रुपीज़ एवरी मंथ अगर आप SIP कर रहे होते तो जब से ये म्यूचुअल फंड इंसेप्ट हुआ है, मतलब जब ये म्यूचुअल फंड आया था तब से टोटल अमाउंट आपने कितना इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे 21,80,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर चुके होते। एंड मार्केट वैल्यू की बात करें तो 1,39,987 रुपीज़ यहाँ पे आपके पास टोटल होते। सेम यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 ईयर से आप इन्वेस्ट किया होता तो आपके पास क्या रिटर्न होते, 10 ईयर तक किया होता तो क्या होते, 5 ईयर तक किया होता तो क्या होते। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके साथ ही स्कीम रिटर्न्स आपको मिल जाएगा कि इस स्कीम ने पर्टिकुलर स्कीम ने यहाँ पे आपको कितना रिटर्न बना के दिया हुआ है, और जो इसका बेंचमार्क है BSE 100 TRI जो मैंने आपको पहले बताया था उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कितना रिटर्न है। तो आप देखोगे इसका जो रिटर्न है उससे ज़्यादा ही है। तो डेफिनेटली इसने जो अल्फ़ा है वो अपने BSE से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जनरेट करके दिया हुआ है, जो भी इसका बेंचमार्क है। तो इसने अपने जो बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बीट किया हुआ है। बाकी इंडस्ट्री एलोकेशन को भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि जो भी आपका यहाँ पे पैसा है वो किस इंडस्ट्री के अंदर कितने % का यहाँ पे लगा हुआ है, वो सारा डिस्क्लोजर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो IDCW हिस्ट्री, ये बेसिकली आपका डिविडेंड वाला पार्ट है कि कितना डिविडेंड कितने % का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो मैंने आपको भी बताया था कि डिविडेंड यहाँ पे कल को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बाद नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इस साइड में आपको ये 2 यहाँ पे ग्राफ्स देखने को मिलेंगे। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा बिकॉज ये कोई नॉर्मल ड्राइंग नहीं करी हुई है यहाँ पे फंड ने या फिर AMC ने। ये बेसिकली रिस्कोमीटर है जो आपको दिखाता है कि आपके इस फंड का कितना रिस्क है और जो बेंचमार्क है उसका कितना रिस्क है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये समझ सकते हो कि आपके फंड का कितना रिस्क है। वैसे जितने भी इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जनरली हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। तो ये तो पूरा फैक्ट शीट का ब्रेक डाउन हो गया कि कैसे आप फैक्ट शीट को यहाँ पे एनालाइज करोगे, कैसे आप फैक्ट शीट की मदद से म्यूचुअल फंड के एनालिसिस करके इन्वेस्ट करोगे, जिससे आपको इन फ्यूचर काफ़ी अच्छे यहाँ पे रिटर्न मिल सकते हैं। बिकॉज अगर आप अच्छे फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे। हो सकता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई हो, बट जिन लोगों ने एंड तक इस वीडियो को देखा है उनको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प
हेल्प मिली होगी चीज़ों को समझने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में कि किस तरीके से हमें म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट रीड करनी होती है और क्यों ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस पूरी फैक्ट शीट के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा लगा, आपने क्या नया सीखा आज इस वीडियो में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे ऐसी और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।